आपके पिता ने एक पुत्र के लिए 5 बेटियां जनी। मुझे तो सिर्फ एक पुत्री की आस थी, वो भी जयश्री की बीमारी के चलते पूरी नहीं हो सकी। जयश्री को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके मम्मी पापा उसके ससुराल आ धमके। लगभग धमकी भरे लहजे में अपने दामाद निशांत से बोले, ध्रुव मेरे पास रहेगा। क्यों, आपके पास रहेगा? उसका बाप जिंदा है अभी। निशांत ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, उसकी परवरिश करना तुम्हारे बस में नहीं। वो बोले, बड़े होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हमारा निजी मामला है। निजी कैसे हो गया? ध्रुव मेरी बेटी का पुत्र है, उसकी उम्र अभी मात्र 6 महीने है। तुम नौकरी करोगे कि बेटा पालोगे? निशांत के ससुर अशोक जी बोले, आशा दीदी के हाथों वो सुरक्षित है। निशांत ने सफाई दी, तो भी ये बच्चा मुझे तुम्हें देना ही होगा। अशोक जी ने देना शब्द पर जोर देकर बोले, रवि तू अंदर जाकर बच्चा ले आ। रवि उनका इकलौता बेटा था। भले ही उम्र के 40वें पायदान पर था, तथापि स्वभाव से उद्दंडता गई नहीं थी। आशा दौड़कर कमरे में गई और ध्रुव को सीने से लगाकर शोर मचाने लगी। निशांत ने भरसक प्रतिशोध किया, लेकिन रवि ने उसे झटक दिया। रवि की उद्दंडता से नाराज निशांत रवि को थप्पड़ मारने ही जा रहा था कि अशोक जी बीच में आ गए। तब तक आस पड़ोस की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। भीड़ के भय से अशोक ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उस रोज वो खाली हाथ लौट गए, जिसका उन्हें बहुत मलाल था। प्रसंगवश ये बता देना आवश्यक है कि निशांत और जयश्री का अतीत क्या था। निशांत की जयश्री से शादी हुए 16 साल हो चुके थे। इन सालों में जब जयश्री गर्भवती नहीं हुई तो उन दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। इस तरह जयश्री की गोद भर गई। जब तक जयश्री मां न बन सकी थी, तब तक निशांत ने उसे सरकारी नौकरी में जाने की पूरी छूट दे रखी थी। इसी का परिणाम था कि वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। नौकरी मिलते ही जयश्री के माँ बाप, भाई बहन सब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। जयश्री का मायका मोह अभी भी नहीं छूटा था। कहने के लिए वो निशांत की पत्नी थी, पर राय मशवरा वो मायके से ही लेती थी। एक दिन अशोक जयश्री से बोले, बेटी तुम्हारे पास रुपयों की कोई कमी नहीं रही। वो आगे बोले, तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी जमीन खरीदना चाहती है, हो सके तो तुम उसकी मदद कर दो। अशोक व उनकी बीवी दोनों बड़े ही चापलूस और मक्कार किस्म के थे। उनका बेटा रवि भी उन्हीं के नक्शे कदम पर ही चलता था। शादी के बाद भी वो लोग जयश्री पर ही छाए रहे। जयश्री कभी भी पूर्णतः ससुराल की होकर नहीं रह पाई थी। छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो अपने मम्मी पापा और भाई रवि पर ही निर्भर रहती। उनकी राय के बिना वो एक कदम न बढ़ाती। यहाँ तक कि लक्ष्मी को 2 लाख रुपए उसने चोरी से लोन लेकर दे दिए। ये बात निशांत तक को पता ना थी। लोन के पैसे वेतन से ही कटते। जयश्री ने अपने सारे गहने मायके में रख छोड़े थे। निशांत ने आपत्ति की तो उसने ये कहकर उन्हें शांत कर दिया कि वहाँ लॉकर में वो सुरक्षित हैं। माँ बाप कहीं बेटी का हक थोड़े ही मारते हैं। इसके पीछे उसे डर अपनी बड़ी ननद आशा को लेकर था। वो अक्सर आती रहती थी। निशांत उनसे कुछ ज़्यादा घुला मिला था। आशा की जयश्री से कभी नहीं पटी। आशा सोचती कि निशांत के माँ बाप नहीं रहे, इसलिए उसी ने उसकी शादी का जिम्मा लिया, तो निशांत की तरह जयश्री भी उससे दबके रहे। और जयश्री सोचती, आशा निशांत की बहन है, वो चाहे उसके साथ जैसे भी पेश आए, मैं क्यों उनके तलवे चाटूं। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में तनातनी रहती। जयश्री को अपने मायके से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। जयश्री की इसी कमजोरी का फायदा उसके माँ बाप, भाई बहनों ने उठाया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके रुपए पैसे ऐंठते रहते। उस दोपहर अचानक जयश्री की तबीयत बिगड़ गई। निशांत ने नज़दीक के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया। 2 दिन तक इलाज चला। तीसरे दिन अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, परंतु वो उसे बचा ना सके। जयश्री की मृत्यु की खबर सुनकर उसके मायके के लोग भागे भागे आए। आते ही निशांत को कोसने लगे, तुमने मेरी बेटी का ठीक से इलाज नहीं करवाया। गनीमत थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में मरी। अगर घर में मरती तो निश्चय ही वो लोग कोई ना कोई आरोप लगाकर निशांत को जेल भिजवा देते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वो मेरी पत्नी थी, मैं भला उसके इलाज में लापरवाही क्यों बरतूंगा? निशांत बोला। बरतोगे? व्यंग के भाव उनके चेहरे पर तिर गए। 16 साल के वैवाहिक जीवन में वो एक दिन भी खुश नहीं रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहूँगा, तुम्हें फेट आते थे।
क्या तुमने शादी के पहले इसका जिक्र किया था? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? निशांत बात टालने की नीयत से बोला। इसलिए कह रहा हूँ, अगर फ़ायदा होता तो नहीं उखाड़ता। दोष तो आपकी बेटी में भी था। दोष? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 16 साल इलाज किया, लाखों रुपए खर्च हुए, तब भी वो माँ ना बन सकी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बच्चेदानी में टीवी थी, जो शादी के पहले से ही थी। अगर समय रहते आप लोगों ने उसकी समुचित चिकित्सा की होती तो ये दिन न देखना पड़ता। बेकार की बातें मत करो। अशोक का स्वर किंचित तेज था। जो भी खामी आई वो सब तुम्हारे माहौल का दोष है। मेरे यहाँ तो वो भली चंगी थी। झूठ मत बोलिए। आप 5 बेटियों के पिता हैं। आप भला क्यों इलाज कराएंगे? आप तो चाहेंगे कि वो मर जाए तो अच्छा है। निशांत की बात उन्हें कड़वी लगी, तथापि वो संयत रहे। जबान को लगाम दीजिए जीजाजी। रवि उखड़ा। सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। तब आपने उस सच को उजागर क्यों नहीं किया? कौन सा सच? आपके फेट आने का? रवि बोला। पेट कोई लाइलाज बीमारी नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे बीमारी से कोई शिकायत नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बिना मदद के अपने ऑफिस जाता हूँ। अच्छी खासी तनख्वाह पाता हूँ। अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हूँ। और क्या चाहिए एक पुरुष से? मेरी बहन हमेशा आपकी बीमारी को लेकर चिंतित रहती थी, इसी ने उसकी जान ली है। रवि बोला। और शादी के 16 साल बाप न बनने का जो चिंता मुझे हुई, क्या उस चिंता ने मुझे चैन से जीने दिया? आपके पिता ने एक पुत्र के लिए 5 बेटियां जनी। मुझे तो सिर्फ एक पुत्री की आस थी, वो भी जयश्री की बीमारी के चलते पूरी न हो सकी। हार कर मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ा। निशांत भावुक हो उठा। जैसे भी हो, आप बाप बन गए ना? रवि बोला। इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? अशोक जी का स्वर सुनकर निशांत अपनी सोच से बाहर आ गया। सोचना क्या है, बच्चा मेरे पास रहेगा। कुछ सोचकर अशोक जी बोले। ठीक है, तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि बीच बीच में मैं इसे देखने आता रहूँगा। फ़ोन से भी इसकी खबर लेता रहूँगा। अगर इसकी परवरिश में लापरवाही हुई तो बच्चा तुम्हें देना पड़ेगा। वो अपनी बात पर थोड़ा जोर देकर बोले। निशांत को ये नागवार लगा। उस रोज़ वो सब लोग चले गए। 13वीं के रोज़ जब वो आए तो वही बात फिर से दोहराई गई। बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे बस में संभालना संभव नहीं है। निशांत की सास बोली। मम्मी जी, आप बार बार बच्चा लेने की बात क्यों करती हैं? बच्चा मेरा है, मैं उसकी बेहतर परवरिश कर सकता हूँ, पर किसके भरोसे? अभी तो आशा दीदी हैं, बाद में बात का देखा जाएगा। आशा दीदी क्या पालेंगी? बांझ को बच्चा पालने का क्या अनुभव? निशांत की सास मुंह बनाकर बोली। निशांत चाहता तो उन्हें धक्के मार के निकाल सकता था, पर वो चुप रहा। अब हर दूसरे दिन कभी रवि तो कभी अशोक का फ़ोन बच्चे की हालचाल के लिए आता। फ़ोन पर अक्सर वो बच्चे की आड़ में अनाप शनाप बातें बकते। मसलन, कहाँ थी अब तक? कब से फ़ोन लगा रही है? बच्चा नहीं संभलता तो हमें दे दीजिए। रवि तीखे सुर में आशा से कहता। आशा लाख कहती कि उसने फ़ोन उठाने में देरी नहीं की, फिर भी रवि उसे अनाप शनाप बोलता रहता। उसकी हरकतों से अजीज आकर निशांत ने वकील से सलाह ली। देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे पर हक नाना नानी का ही बनता है। आपके माँ बाप नहीं हैं। वकील ने कानूनी पक्ष सामने रखा। तो क्या किया जाए? अतिशीघ्र शादी। तब तक उनसे कोई बैर मोल मत लीजिए। जितनी सहूलियत से आप बोल बतिया सकते हैं बतियाइए, वरना क्या? कानूनन वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चा भी ले सकते हैं, जब तक कि आप शादी नहीं कर लेते। निशांत को अब सारा माजरा समझ में आ गया कि वो लोग क्यों इतने ताव से बातें करते हैं। जयश्री के मरने के 1 महीने के अंदर ही जब उन सब ने बच्चा उठाने की नीयत से उसके घर पर धावा बोला था, तब भी इसी कानून का सुरक्षा कवच उनके पास था। वो तो मोहल्ले वालों के भय से अपने मिशन में कामयाब ना हो सके। उस रोज 1 हफ्ते के बाद तक सब कुछ शांत था। निशांत के लिए जोर शोर से लड़की देखी जाने लगी। विवाह की बात थी। हड़बड़ी दिखाना, वो भी 6 महीने के बच्चे की परवरिश के लिए, किसी को भी ब्याह के लाना उचित नहीं था। निशांत खूब सोच समझकर किसी लड़की से शादी करना चाहता था, ताकि बच्चे को लेकर कोई टकराव की स्थिति ना बने। इधर अशोक जी ने जो सोचा था वो ना हो पाने के कारण वो बेचैन थे। वो चाहते थे कि किसी तरह बच्चा उनके पास आ जाए, ताकि निशांत को वो अपनी उंगलियों पे नचा सकें। उंगलियों पे नचाने का उनका अपना मकसद था। जब तक जयश्री जिंदा थी, अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो अपने मायके पर ही खर्च करती थी।
अब एकाएक वो चली गई तो वो स्रोत बंद हो गया। लालची किस्म के अशोक को ये बात सीने पे नस्तर की तरह चुभती थी। वो बच्चे के बहाने निशांत से और भी कुछ ऐंठना चाहते थे, जैसे पीएफ व बीमे के रुपए जिन्हें वो अपनी बेटी का मानते थे। निशांत उनकी बदनीयती से कुछ कुछ वाकिफ हो चुका था। जयश्री के मरने के बाद जब निशांत उसके ऑफिस बकाया पीएफ व बीमे की रकम के लिए गया तो पता चला कि 2 लाख रुपए का उस पर कर्जा है जो उसके वेतन से कटता है। अब सरकार तो छोड़ेगी नहीं, जो भी फंड जयश्री के नाम होगा उसी से उसकी भरपाई करेगी। उसी समय निशांत को भान हो गया था कि जयश्री के माँ बाप किस प्रवृत्ति के हैं, वो उससे क्या चाहते हैं। बच्चे से प्रेम महज एक बहाना था, जिसे अपनी बेटी से प्रेम नहीं, वो भला अपनी बेटी के पुत्र से स्नेह क्यों रखेगा। एक रोज रवि सा पत्नी आया। पापा ने ध्रुव को देखने के लिए लखनऊ बुलाया है। इतने छोटे से बच्चे को कौन ले जाएगा, वो खुद नहीं आ सकते। निशांत बोला, वो बीमार है। रवि का जवाब था, ठीक हो जाए तब आकर देख जाएं। नहीं, उन्होंने अभी देखने की इच्छा जाहिर की है। ये कैसे संभव है। निशांत लाचार स्वर में बोला, मैं ले जाऊंगा। रवि का ये कथन निशांत को अच्छा नहीं लगा। यह संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। आप ध्रुव को मुझे दे दीजिए, मैं सकुशल उसे पापा से मिलवाकर आपके पास पहुंचा दूंगा। निशांत कुछ देर शांत था, फिर एकाएक उबल पड़ा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, किसी को ध्रुव से कोई प्रेम नहीं। साफ साफ बताइए आप लोग चाहते क्या है। रवि के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो धीरे से बोला, दीदी के पीएफ और बीमे के रुपए। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन की कमाई के थे और वो मेरी कुछ नहीं थी। तो ठीक है, ध्रुव को हमें दे दीजिए। निशांत की आंखें भर आईं। क्या रुपया पैसा खून के रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखने लगे हैं? क्या रिश्ते नाते संस्कार गौण हो गए हैं? किसी तरह उसने अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखा। 5 लाख रुपए बीमे की रकम व 3 लाख रुपए का पीएफ, यही कुल जमा पूंजी जयश्री की थी। गनीमत थी कि अशोक जी ने नवनिर्मित मकान में हिस्सेदारी का सवाल नहीं खड़ा किया। 2 लाख रुपए उसने लोन लिए थे। निशांत ने कहा, लोन? रवि चिहुका। चिहुकने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोन के रुपए किसके काम आए। निशांत के कथन पर वो नजरें चुराने लगा और फिर बोला, और वो गहने, वो सब आपके पास है। फिर भी कुछ तो होंगे ना। निशांत ने जयश्री के कान की टॉप्स और चूड़ी लाकर दे दी, जो कि जयश्री के बदन पर मरते समय थी। 8 लाख रुपए का चेक काटकर निशांत ने अपने बेटे का सौदा कर लिया। उस रोज के बाद से अशोक जी ने भूल से भी कभी अपने नाती ध्रुव का हाल नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।